subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the schizophrenia, the basic pathophysiology and the drugs treatment। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे schizophrenia के, जिसको हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, उसके बेसिक पैथोफिजियोलॉजी के बारे में और उसके बेसिक ड्रग्स फार्माकोलॉजी की या फिर ड्रग मैनेजमेंट के बारे में ही हम बात करेंगे। तो जो वीडियो है वो आपके 6th सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर फार्मेसी के दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही सिलेबस में ये कवर होगा। एंड इफ़ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द पैथोफिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, अगर आप फार्मेसी पास कर चुके हैं, जीपी की तैयारी कर रहे हैं या 8th सेमेस्टर के हैं, तो आपका एक नया चैनल्स है आपके यूट्यूब पे, वो है आपके फार्मा जॉब लाइव। उसको भी आप रेफ़र कीजिए ताकि आपको उसमें जो अपडेट हैं जॉब के फार्मा से लेकर वो भी आपको इजीली मिल सके। उसका भी लिंक मैं नीचे बॉक्स पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया हूँ ताकि आपको इजीली मिल जाए वो लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो साइजोफ्रेनिया, जिसको हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, मीन्स एक तरीके से मेंटल डिसऑर्डर्स है। मीन्स साइजोफ्रेनिया इज अ क्रोनिक एंड सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ साइकेट्रिक इलनेस एंड अफेक्ट हाउ ए पर्सन थिंक्स, फील्स एंड बिहेव। तो एक तरीके से साइजोफ्रेनिया जो है, जिसको हम पागलपन या फिर साइकोसिस बोलते हैं, ये एक तरीके से मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। ये क्रोनिक वे पे होता है, मीन्स ये एक्यूट नहीं होता, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता। अगर कोई पागल हो जाता है तो लॉन्ग समय तक ही पागल रहेगा, जाहिर सी बात है। तो इसलिए क्रोनिक डिसऑर्डर्स हैं। मेंटल है मीन्स आपके ये सीरियस डिसऑर्डर्स हैं, आपके जो ब्रेन के खासकर कॉर्टेक्स एरिया है उन पे इफेक्ट होते हैं। उसके अलावा बात करें हम इसके बेसिक जो फीचर्स हैं, वो हैं आपके जो पर्सन्स हैं जो कि साइजोफ्रेनिया से गुजरेंगे, वो उनमें जो मेंटल एबिलिटी है, खासकर आपके थिंकिंग की या फिर आपके फीलिंग्स की या फिर बिहेव की, वो प्रॉपर वे पे नॉर्मल नहीं रहेगा, वो एबनॉर्मल बिहेव करेंगे, या तो हाईली मैनिक हो जाएंगे या फिर डिप्रेशन हो जाएंगे। दोनों तरीके से हो सकता है, जो कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स भी बोलते हैं। तो बात करते हैं इसके बेसिक सिम्टम्स की। एंड वन थिंग इज़ मोर, दे हैव लॉस्ट टच विद द सोशल और रियलिटी। तो ये जो है एक तरीके से जो रियलिटी हैं, जो रियल थिंग्स हैं, उनमें ये टच नहीं रहते हैं। उनको जो भी चीज़ें हैं वो रियलिटी से परे ही समझ में आता है या उनको फील होता है। वो किसी भी चीज़ को रियलिटी में ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, वो अपने ही दुनिया पे ख्यालों में खोए रहते हैं। उसी को हम बोलते हैं पागलपन या फिर साइजोफ्रेनिया या फिर साइकोसिस। तो बेसिक इसके सिम्टम्स दो होते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव सिम्टम्स, सेकेंड इज द नेगेटिव सिम्टम्स। उसके अलावा आपके कॉग्निटिव सिम्टम्स भी होते हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे। तो फर्स्ट इज द पॉजिटिव सिम्टम्स, मीन्स साइकोटिक बिहेव। मीन्स इसमें जो है साइकोटिक बिहेव प्रोड्यूस करेंगे, पागलपन जैसा प्रोड्यूस करेंगे, सिम्टम्स शो होंगे। जैसे कि बात करें हम लोग हेलुसिनेशन की या फिर डिल्यूजन की या फिर थॉट डिसऑर्डर्स की, जिसको हम जैसे कि आप थॉट डिसऑर्डर्स में जो हैं आप प्रॉपर वे पे सोच नहीं पाएंगे, थिंकिंग एबिलिटी आपकी लॉस हो जाएगी कम्प्लीटली। बात करें हम लोग हेलुसिनेशन की, तो हेलुसिनेशन डिसऑर्डर जो है एक तरीके से आपका मेंटल कंडीशन है, जिसमें आप एक तरीके से भ्रमित रहते हैं या फिर आप सम्मोहित रहते हैं किसी चीज़ के लिए, तो अपनी दुनिया में खोए रहने को बोलते हैं हेलुसिनेशन। ठीक है। उसके अलावा है आपका एबनॉर्मल बिहेवियर, तो होगा ही, जाहिर सी बात है, जो पागल हैं वो एबनॉर्मल बिहेवियर करेंगे, नॉर्मली बिहेव नहीं करेंगे। उसके अलावा है आपका मूवमेंट डिसऑर्डर्स, तो ये हाई कंडीशन पे, क्रोनिक कंडीशन में जो है सीवियरिटी के बेस पे इनके जो मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं वो भी कुछ हो जाते हैं। मीन्स इनमें जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, कंट्रोल्स हैं आपके हाथ या पैर का, वो प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं, वो अपने फेस को प्रॉपरली एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। तो ये बेसिक आपकी पॉजिटिव सिम्टम्स हैं आपके साइजोफ्रेनिया के। सेकेंड आपका नेगेटिव सिम्टम्स, मीन्स नेगेटिविटी विद इन द बॉडी या विद इन द मेंटल कंडीशन। तुम्हारे अंदर में नेगेटिविटी आना, मीन्स इस कंडीशन में जो है हम अपने इमोशनल बिहेवियर्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मीन्स फ्लैटनिंग ऑफ द इमोशनल रिस्पॉन्स, तो हम किसी भी चीज़ के लिए इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। अगर हम जिस जगह पे हमको रोना है तो हम उसको प्रॉपरली रो नहीं पाते हैं, तो अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाते हैं लोगों के सामने, उसको एक तरीके से हम नेगेटिव साइजोफ्रेनिया भी बोल सकते हैं। उसके अलावा है आपका विड्रॉल फ्रॉम द सोशल कॉन्टैक्ट, तो हम इस कंडीशन में जो है हम सोशली विड्रॉल रहते हैं, हम प्रॉपरली जो लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं, अकेले घर में बंद रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, जो कि एक तरीके से डिप्रेशन का सिम्टम्स है, जो कि क्रोनिक वे पे होगा। तो उस कंडीशन को भी हम नेगेटिव साइजोफ्रेनिया के केस में रख सकते हैं। उसके अलावा आपका रिड्यूस्ड
फीलिंग्स ऑफ प्लेजर, इसमें हमेशा नेगेटिविटी रहती है, तो जाहिर सी बात है आप प्रॉपरली प्लेजर फील नहीं कर पाएंगे, आप खुशी का एहसास नहीं कर पाएंगे, हमेशा आप अपने ही गम में, अपने ही दुनिया में खोए रहेंगे और जो रियलिटी है उससे परे आप हमेशा नेगेटिविटी की ओर ध्यान देंगे, और यही जो रीजंस हैं जो कि आपको आगे जाके डिप्रेशन में कन्वर्ट्स हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज़ द कोग्निटिव सिम्टम्स, मीन्स आपके जो लर्निंग है, मेमोरी है, अटेंशन है, वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाएगा है, मीन्स रिड्यूस्ड कोग्निटिव फंक्शंस लाइक अटेंशन, लर्निंग और मेमोरी। जाहिर सी बात, जो भी पागल पर्सन्स हैं या फिर जो भी डिप्रेसिव पर्सन्स हैं वो किसी भी चीज़ को न्यू इन्फॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर पाते हैं, गेन नहीं कर पाते हैं, उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, प्रॉपर्ली याद नहीं रख पाते हैं, उसके अलावा जो है उनका अटेंशन नहीं होता है, वो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। तो ये बेसिक कुछ सिम्टम्स हैं आपके साइज़ोफ्रेनिया को लेकर। नाउ come to the etiopathogenesis, means the etiology, means what is the risk factors for the schizophrenia and what are the reasons behind the occurring of schizophrenia or pathways of the occurring of schizophrenia. So first is the genetic factors. तो जो बहुत सारे यंग पेशेंट्स हैं वो भी डिप्रेसिव केस में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती है। अगर किसी फैमिली हिस्ट्री में अगर आपके जेनेटिकली मतलब फैमिली हिस्ट्री में अगर कोई भी साइज़ोफ्रेनिया का पेशेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं वो जो हेरिडिटी है, वो जो सिम्टम्स है वो यंग पेशेंट्स में भी आ सकते हैं। ये बहुत ही रेयर, जो बहुत ही कम होते हैं, पर ये जो रिस्क है वो इन्हेंस हो जाता है नॉर्मल कंडीशन के केस में। बात करें हम लोग जेनेटिक लेवल पे, तो जीन्स भी इन्वॉल्व होंगे, जैसे बात है। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जीन्स हैं जो कि हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन सिग्नल्स को इंटरफेयर करते हैं। तो उसमें से कुछ दो मेन न्यूरॉन्स हैं या फिर जीन्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट इज़ द जीन फॉर द न्यूरोग्लिन 1, तो वो जीन जो कि न्यूरोग्लिन 1 को बनाता है वो कहीं ना कहीं डिफेक्ट होगा, और जो न्यूरोग्लिन 1 है बेसिकली दे रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूरोनल सिनेप्टिक डेवलपमेंट एंड द प्लास्टिसिटी एंड मे कॉज द NMDA रिसेप्टर एक्सप्रेशन। तो जो न्यूरोग्लिन है एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर में NMDA रिसेप्टर्स के एक्सप्रेशन के लिए या उसको बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये जीन्स डिफेक्ट हो जाएंगे तो न्यूरोग्लिन 1 नहीं बनेगा। न्यूरोग्लिन 1 नहीं बनने के कारण जो आपके ब्रेन के अंदर में न्यूरोनल सिनेप्स हैं वो रिड्यूस होंगे, आपकी प्लास्टिसिटी जो है वो कम होंगे, और जो NMDA रिसेप्टर्स हैं वो भी कम होंगे। तो कहीं ना कहीं NMDA रिसेप्टर्स या फिर बात हम लोग ग्लूटामिनर्जिक पाथवेज की या ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर्स की लेवल या उनकी एक्टिविटी कम होने से भी आपको साइकोसिस हो सकता है। सो दिस इज द वन रीजन ऑफ द जेनेटिक। सेकेंड इज द जीन फॉर द डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम। तो ऐसा जीन जो कि डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो डिफेक्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं उससे भी जो है जो डी सेरीन मॉलिक्यूल हैं वो नहीं बन पाएंगे, और ये डी सेरीन मॉलिक्यूल अल्टीमेटली जो है दे आर द इलेक्ट्रिक मॉड्यूलेटर ऑफ द NMDA रिसेप्टर्स। तो एक तरीके से NMDA रिसेप्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है जिसको हम ग्लूटामिनर्जिक पाथवे या फिर ग्लूटामेट रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, जो कि ग्लूटामिन या फिर ग्लूटामिक एसिड जो कि एक तरीके से आपके ब्रेन के अंदर में एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर उनका लेवल कम हो गया, जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं खासकर ग्लूटामेट या NMDA या जिसको हम बोलते हैं एस्पार्टेट, उनका लेवल कम होने से उनकी पाथवे की एक्टिविटी कम हो जाएगी और आपको साइज़ोफ्रेनिया का केस सिम्टम्स होने लगेगा, खासकर हेलुसिनेशन वगैरह। बात करें हम लोग नेक्स्ट इज द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि बात करें हम लोग मैटरनल वायरल इन्फेक्शंस। तो जब आप प्रेगनेंट कंडीशन में जो हैं अगर कुछ वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं उसकी वजह से जो है आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो आपके न्यूरल डेवलपमेंट हैं वो नहीं हो पाते हैं, उससे भी साइज़ोफ्रेनिया हो सकता है। या फिर जो आपके जो मदर्स हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, वो अगर हाईली कंजप्शन ऑफ द एल्कोहल कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, या फिर आपके जो कैनाबीस हैं जिसको हम गांजा बोलते हैं, वो उसके लेने से भी जो है आपके न्यूरल डेवलपमेंट नहीं हो पाते हैं। उसके बाद जो यंग पेशेंट्स हैं जो खासकर ड्रग एडिक्ट हैं, जिसको हेरोइन है, मॉर्फिन है, आपके LSD है, या फिर कैनाबीस है जिसको हम गांजा बोलते हैं या भांग बोलते हैं, गांजा बोलते हैं, उसके अलावा भांग भी है। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से हमारे जो न्यूरल डेवलपमेंट को रिड्यूस करती है और जो क्रॉनिक वे पे जो ये साइकोसिस कर देता है। तो ये कुछ इन्वायरमेंट फैक्टर हैं। उसके बाद जो इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं आपके ब्रेन के अंदर में न्यूरॉन्स हैं उनको डिजनरेशन करने के लिए या फिर डैमेज करने के लिए। तो ये कुछ आपके बेसिक फैक्टर्स हैं जो कि आपके ब्रेन के अंदर में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको डिस्टर्ब करेंगे, उससे आपको साइकोसिस होगा। तो नाउ कम टू द बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द साइज़ोफ्रेनिया और न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोकेमिकल पाथवेज और थ्योरीज बिहाइंड द रीजन ऑफ साइज़ोफ्रेनिया।
सो फर्स्ट इज द डोपामिन थ्योरी, सेकंड इज द ग्लूटामेट थ्योरी एंड थर्ड इज द सेरोटोनर्जिक थ्योरी। तो बेसिकली आप हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, खासकर आपके ग्लूटामेट हैं, आपके डोपामिन है, सेरोटोनिन है, नॉरएड्रेनालिन है, एसिटाइलकोलिन है, गबा है। तो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे के साथ में। तो जो हम बात करें सीरियस डिसऑर्डर्स की, तो सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे। जो मेजर हैं खासकर आपके साइकोसिस पे, वो हैं आपके डोपामिन, सेकेंड है आपका ग्लूटामेट, थर्ड है आपका सेरोटोनिन। तो ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस होने की वजह से जो है आपको साइजोफ्रेनिया होगा। तो फर्स्ट इज द डोपामिनर्जिक थ्योरी या फिर डोपामिन थ्योरी। सो द फर्स्ट साइंटिस्ट कार्लसन proposed the dopamine theory and he got the Nobel Prize for this research, and they proposed that increase the dopaminergic pathways, mainly D2 pathways, may responsible for the psychotic behaviors or psychotic symptoms। तो इनका कहना ये है कि डोपामिन की लेवल अधिक होने से या फिर डोपामिनर्जिक पाथवे, खासकर D2 पाथवे। बात करें डोपामिन की तो 2 पाथवे होते हैं आपके ब्रेन के अंदर में, एक है आपका D1 जो कि एक्साइटेटरी है और एक है D2 जो कि इनहिबिटरी है। तो D2 पाथवे के लेवल बढ़ जाने की वजह से जो है आपको साइकोसिस होगा। और उन्होंने क्या कैसे देखा, उन्होंने जो है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दिया। तो कहने की बात करें हम एगोनिस्ट की, तो मीन्स ऐसा ड्रग जो कि डोपामिनर्जिक पाथवे को एक्टिवेट करेंगे, उनको बढ़ाएंगे, उनको हम बोलते हैं एगोनिस्ट ड्रग। तो वो हैं आपके एपोमॉर्फिन है, आपके ब्रोमोक्रिप्टिन है या फिर आपके एम्फेटामिन है। तो इनको लेने से जो है जो पेशेंट्स हैं या फिर जो एनिमल्स हैं उनके ब्रेन के अंदर में डोपामिन लेवल जो है बढ़ जाता है। और फिर देखा कि उनमें जो साइकोसिस बिहेवियर जो है सो हुआ। लेकिन उसके अपोजिट अगर हम D2 एंटागोनिस्ट, मीन्स ऐसे ड्रग जो कि इस D2 रिसेप्टर्स को या डोपामिनर्जिक पाथवे को इनहिबिट करता है, ब्लॉक करता है, उन ड्रग को लेने से जो है ये जो बिहेवियर है, साइकोसिस बिहेवियर हैं, वो कम हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली D2 पाथवे इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइकोटिक बिहेवियर विद इन द ब्रेन। तो इट इज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ द डोपामिनर्जिक पाथवे। सेकेंड इज द ग्लूटामिनर्जिक पाथवे और ग्लूटामेट थ्योरी। सो इन दिस केस डिक्रीज जो ग्लूटामिनर्जिक पाथवे में रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइकोटिक बिहेवियर। तो जो भी आपके ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट हैं, जैसे कि आपके कीटामिन हैं, तो इन ड्रग को लेने से जो है देखा गया कि आपके साइकोटिक सिम्टम्स जो हेलुसिनेशन है वो अकर्स हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लूटामेट भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ग्लूटामिनर्जिक पाथवे के कम होने से या एनएनडी रिसेप्टर्स के कम होने से या फिर आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं आपके ग्लूटामेट या फिर एस्पार्टेट, उनका लेवल कम होने से ब्रेन के अंदर में आपको साइकोसिस हो सकता है। सो दिस इज द सेकेंड थ्योरी एंड थर्ड इज द सेरोटोनर्जिक पाथवे या सेरोटोनिन थ्योरी। एंड इन दिस केस इंक्रीज द सेरोटोनर्जिक पाथवे में रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइकोटिक बिहेवियर। तो आपके डोपामिन की अधिकता से या सेरोटोनर्जिक की अधिकता से आपको साइकोसिस होगा या फिर ग्लूटामेट की कमी से साइकोसिस होगा। क्योंकि बात करें सेरोटोनर्जिक की, तो सेरोटोनर्जिक और डोपामिनर्जिक एक दूसरे से क्रॉस टॉक करते हैं, एक दूसरे की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं सेरोटोनर्जिक एक्टिविटी के बढ़ने से आपके डोपामिनर्जिक एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली आपको साइकोसिस होगा। तो सिमिलरली इसमें भी जो है आपके जो भी 5-HT2A रिसेप्टर्स जो हैं खासकर आपके सेरोटोनिन के होते हैं, उनके रिसेप्टर्स के एंटागोनिस्ट देने से जो है आपको फ़ायदा होता है, आपके साइकोसिस बिहेवियर सिम्टम्स कम होते हैं। तो इस थ्योरी के बेस पे जो है आपके डोपामिनर्जिक, ग्लूटामेट और सेरोटोनिन थ्योरी प्रपोज किया गया है, जो कि वेल एक्सेप्टेड है, खासकर डोपामिन थ्योरी। जब भी हम ड्रग देखेंगे तो ये जो ड्रग हैं वो इन्हीं थ्योरीज पे काम करेंगे। सो नाउ कम टू द ड्रग मैनेजमेंट। सो फर्स्ट इज द न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स और टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग, मीन्स बहुत सारे ऐसे ड्रग जो कि हम एंटीसाइकोटिक ड्रग के रूप में लेते हैं और वो एक तरीके से जो फर्स्ट थ्योरी है उसको इनहिबिट करता है। मीन्स दे इनहिबिट द D2 सेंट्रली D2 रिसेप्टर्स। जो हमारे ब्रेन के अंदर में डोपामिन के रिसेप्टर्स है D1 और D2, तो ये अल्टीमेटली D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं ताकि इनका जो एक्टिविटी है वो कम हो सके। उनको बोलते हैं हम लोग न्यूरोलेप्टिक्स या फिर टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। उनमें है आपके फर्स्ट इज द फिनोथायाजिन्स लाइक क्लोरप्रोमाजिन, थायोरिडाजिन एंड फ्लूफेनाजिन। सेकेंड है आपका ब्यूटारोफिनोन, ये आपके केमिकल डेरिवेटिव हैं जो कि आपके मेडिसिन केमिस्ट्री के बेस पे बनाया गया है या फिर उनके केमिकल डेरिवेटिव्स होते हैं उनके बेस पे कहा गया है। सेकेंड इज द ब्यूटारोफिनोन, इट इज हेलोपेरिडोल एंड ट्राइफ्लूपेरिडोल। नेक्स्ट इज द थायोजेंथिन लाइक फ्लूपेंथिक्सोल। तो ये कुछ आपके टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं जो कि सेंट्रली D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। एक चीज़ जो आप ध्यान दिए होंगे
कि हम जब पढ़े थे पार्किंसन डिसीज़, तो पार्किंसन डिसीज़ में D2 रिसेप्टर्स की कमी होने से आपको पार्किंसनिज्म या फिर पार्किंसन लाइक इफेक्ट शो होगा, जो है आपके एक्स्ट्रा पिमिडल सिम्टम्स लाइक डिस्काइनेसिया, एकानेसिया, आपके जो ट्रिमर हैं, रिजिडिटी हैं, वो शो होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो ये जो ड्रग हैं, जो आपके क्लोप्रोमाजीन है, हेलोपेरिडोल है, इन ड्रग्स के अगर हाई डोज पे लेने से या फिर क्रोनिक पे यूज़ करने से कहीं ना कहीं आपको पार्किंसन लाइक सिम्टम्स भी शो होंगे, जो कि एक तरीके से आपके एक्स्ट्रा पिमिडल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कि मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं आपके इन ड्रग्स के। इसलिए इन ड्रग्स को आज के डेट पे उतना यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ करते हैं न्यूअर ड्रग्स, जिसको हम बोलते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। मीन्स ऐसे ड्रग जो कि D2 को तो ब्लॉक करते ही हैं, उसके अलावा जो और पाथवेज हैं, खासकर सीटोनर्जिक पाथवे हैं, उनको भी ब्लॉक करते हैं। तो उनको ब्लॉक करने की वजह से जो है एक तरीके से आपको जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं इन ड्रग के वो शो नहीं होंगे, मीन्स पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आपको शो नहीं होंगे। तो वो ड्रग हैं आपके क्लोजापिन, रेस्पेरिडोन, ओलेंजापिन, जिप्रासिडोन एंड जोटेपिन। तो ये कुछ ड्रग हैं जो कि आपके एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं, जो कि D2 के साथ साथ 5-HT2 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करता है। ये जो ड्रग हैं वो पोटेंट अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर भी होते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे आपके फार्माकोलॉजी वाले क्लास में। सो दिस आर द बेसिक पैथोफिजियोलॉजी। बात करें इसकी डायग्नोसिस की, तो इसको हम ब्रेन आपको CT स्कैन, MRI से भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमन सिम्टम्स है वो हमको ईजिली दिखाई देते हैं। जो पागल होते हैं वो ईजिली हमको सिम्टम्स नज़र में आ जाते हैं। सो दिस आर द बेसिक पैथोफिजियोलॉजी of the schizophrenia or psychosis. And if you want to note this lecture, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. Now thanks for watching.